हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, हम लोग कर रहे थे पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक, जो कि घटना चक्र की है, और चैप्टर नंबर 9 चल रहा था प्रदूषण में। आज पार्ट 5 करेंगे। तो दोस्तों, विषय सूची चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 9, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 बचता है। तो गाइस, लास्ट जो हमने किया था वो आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। अभी जो प्रदूषण में हम पहुंच चुके हैं वो है पार्ट समुद्री प्रदूषण की बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। चलिए देख लेते हैं कितना है ये बड़ा चैप्टर। तो छोटा सा ये चैप्टर है, उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद है मृदा प्रदूषण, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और ये भी छोटा सा है। प्लास्टिक प्रदूषण हो गया, फिर रेडियोधर्मी या अन्य गैसीय प्रदूषण हो जाएगा। फिर उसके बाद है जैव उपचार की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे जैव उपचार, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, प्रदूषण विविध, ओके। फिर लास्ट है ये। उसके बाद है जल संरक्षण, लास्ट चैप्टर जो है हमारा 10, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, उसकी बात करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं समुद्री प्रदूषण से। मृदा प्रदूषण, फिर हमारा है समुद्री प्रदूषण, राइट। तो देखिएगा इस क्या है, इसमें लिखा है कि जो वर्तमान में समुद्र में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है, क्योंकि सब अपना जो कचरा है ना देश, वो समुद्र में डाल देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक क्या है, भंडार गृह है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ स्टोर कर पा रहे हैं, समुद्र में, ठीक है। मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन हेतु ये बफर जोन की तरह कार्य करता है। मतलब ये हम जो जनरेट करते हैं उसका 1/3 पार्ट जो है समुद्र अपने आप में अवशोषित कर लेता है और जलवायु परिवर्तन होने से रोकता है, राइट। फिर इसमें लिखा है अनुसंधानों में ये बात सामने आई है कि समुद्र द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इसमें लिखा है समुद्री अम्लीयता में यह बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन की घटना के लिए उत्तरदायी है। मतलब इसने कहा कि अगर समुद्र बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर समुद्र बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है तो समुद्री जल जो है अम्लीय होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रवाल विरंजन, ठीक है। अब महासागरों में बढ़ते अम्लीकरण मतलब एसिडिक, मतलब जो महासागर का पानी है वो एसिडिक हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और क्या है, उत्तर जीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवशोषित करने की वजह से पानी अम्लीय हो जा रहा है। अब लिखा है इसी प्रकार का प्रभाव प्रवाल भित्ति या फिर हम कहते हैं डिंबक पादप प्लवकीय वाले जो प्राणी होते हैं उन पे भी पड़ेगा, मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है समुद्री अम्लता में वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। मतलब अगर समुद्री जल अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, अब ये अवशोषित हो रहा है समुद्र के द्वारा, ठीक है। अब समुद्री अम्लता में हो रही है वृद्धि। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो इसने कहा जो प्लैंकटन होता है ना उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, ठीक है, और इसका नतीजा क्या होगा, मत्स्य उत्पादन में गिरावट आ जाएगी, यानी मछली पैदावार में कमी आ जाएगी। अब इसमें लिखा है कार्बोनेट आयन में कमी होगी, और इसकी वजह से क्या है, कैल्सिफिकेशन में बाधा होगी, और इसकी वजह से क्या है, कंकाल निर्माण में बाधा होगी, ठीक है। फिर इसने कहा पादप प्लवकीय डिंबकों की उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगी। फिर प्रवाल विरंजन होगा, जिसकी वजह से कोरल रीफ की वृद्धि में बाधा होगी, मतलब कोरल रीफ जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि के कारण कारकों में ज्वार नदबुद से क्या है, पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह यानी कि अपवेलिंग शामिल है, ठीक है। प्रवाल प्रस्फुटन वृद्धि के प्रमुख कारकों में हमने ये चीज़ें देख ली। अब इसने कहा कि नदियों और वर्षा द्वारा लाए गए जो सीवेज हो गया, कृषि अवशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक हो गए, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। इससे क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी वजह से क्या है, शैवालों की तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है।
अब क्या है कि 1945 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया। किसका? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। कहाँ? 1948 जेनेवा में। अच्छा, उसका उस समय क्या है, वास्तविक नाम क्या था? इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IMCO था। लेकिन फिर क्या हुआ? 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर हो गया IMO, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पहले क्या था? इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन था, अब क्या हो गया? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1982 से। ठीक है, अब इसने कहा जो IMO मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है आपका ये वाला, यानी कि IMO का मुख्यालय की बात करें तो लंदन में। लंदन का है? ब्रिटेन में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है ये। ठीक है, अब जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुधार संबंधित उपाय करने, पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकथाम, ये सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब ये संस्था उत्तरदायित्व और क्या है, मुआवजे से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य भी करता है। मतलब ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का काम कर रहा है IMO। ठीक है, अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। तो इसमें लिखा है भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन का मतलब बहुत सारे शैवाल होने लगना, तो उसमें हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है? देखिए कैसे कैसे शैवाल प्रस्फुटन हो रहा है। एक, इसमें ज्वार नदमुख से पोषकों का स्राव, बिल्कुल सही है। मानसून में भूमि से जल वाह, बिल्कुल सही है। समुद्र में उत्प्रवाह, ये तीनों ही सही हैं। मतलब 1 2 3 तीनों ही सही है। अभी हमने पढ़ा जैसे कि इसमें लिखा है भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटक में वृद्धि के प्रमुख कारकों की बात करें तो यही 3 कारक जो अभी हम लोगों ने पढ़े। अब इसने कहा कि दायित्व है कि नदियों और वर्षा द्वारा लाया गया जो सीवेज है, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक, उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक, ये सब जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाता है। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है जिसकी वजह से शैवालों में तीव्र वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO, इसका मुख्यालय अभी हमने देखा लंदन में है, लंदन ब्रिटेन में है। राइट, अब इसने कहा 1948 में जेनेवा में एक क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। अब इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का क्या होता है, गठन हो जाता है, और उस समय उसका नाम क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी IMCO होता है। और फिर 1982 में इसका नाम बदल के IMO हो जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, लंदन ब्रिटेन में। ठीक है, अब इसमें दक्षिण एशिया समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU को मंजूरी दे दी है। तो इसने कहा SACEP क्या है। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। 2018 को क्या हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र आपको पता ही होगा कि जब ये हम भारत की बात करते हैं, यहाँ पे जो भी आते हैं अरब कंट्रीज आ जाती हैं, ये जो आपका इंडियन ओशन वाला है और दक्षिण एशिया में और मतलब इधर नीचे के पार्ट्स जो आ जाते हैं। ठीक है, तो इसने कहा दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत और दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि SACEP के मध्य समझौते ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो ये इसने कहा कि SACEP क्या है, तो SACEP दक्षिण एशियाई सरकारों का इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन, वृद्धि को बढ़ावा देने, समर्थन करने के लिए क्या है, 1982 में स्थापित किया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलो आंसर में देखें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म बता दी है इसने। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, ये घटना क्यों चिंता का विषय है। इसमें क्या है, कैल्शियमीय पादप प्लवक की वृद्धि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। सही बात है, प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविका प्रतिकूल रूप से क्या हो रही है आपकी, प्रभावित हो रही है। बिल्कुल सही बात है। कुछ प्राणी जिनके डिम्ब पादप प्लवकीय
होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। मतलब फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। फोर्थ तो गलत है और पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ पे दूसरा है नहीं, यहाँ पहला है नहीं, तो आंसर हो गया 1 2 3, सिंपल सा। महासागरों में बढ़ते अम्लीकरण के कारण कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि उत्तरजीविता पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार का प्रभाव जो है आपका प्रवाल भित्ति और डिंबक पादप प्लवकीय वाले प्राणियों पर पड़ेगा। द्वैत्वकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। मानव जीवित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है समुद्र, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हेतु ये बफर जोन की तरह कार्य करता है। अनुसंधानों में क्या बात सामने आई है कि समुद्र द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो रहा है, जिससे कि समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित हो रहा है और समुद्री अम्लता क्या हो रही है, बढ़ी, जिसकी वजह से प्रवाल विरंजन की घटना हो रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा समुद्री प्रदूषण, अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की इसी चैप्टर में, ठीक है। अब देख लीजिए, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। जब ध्वनि तीव्रता क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, शोर बोल देते हैं। अच्छा, अब इसने कहा तेज ध्वनि को वातावरण में उसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को हम ध्वनि प्रदूषण बोल देते हैं। ध्वनि प्रदूषण आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये अवांछनीय ध्वनि जो है मानव वर्ग में अशांति और बेचैनी उत्पन्न करती है। मतलब नॉर्मल आवाज़ ठीक है, लेकिन ज़्यादा है तो आपको अशांति भी होगी, बेचैनी भी होगी। अच्छा, इसने कहा ध्वनि की जो इकाई होती है यानी कि यूनिट होती है वो क्या होती है, डीबी, डेसिबल होती है। इसे हम नाम क्या, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है, ठीक है, डेसिबल, तो ग्राहम बेल। अब इसमें लिखा है अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग, यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन, ध्वनि प्रदूषण, मतलब जहाँ जहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो ध्वनि प्रदूषण ही कर रहा है, ठीक है। जेट एयरक्राफ्ट की बात करें, उसके उतरने या उड़ान भरते समय क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। अब देखिए आपको कुछ, वैसे तो नॉर्मल है ध्वनि प्रदूषण, आप सब जानते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है ये वाला डब्बा, ये वाला टेबल, जो आपके एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे इसने कहा अगर जो पत्तियों की सरसराहट हो रही है ना, उसमें कितनी ध्वनि होती है, तो होती है 20 dB, डेसिबल, राइट। अब क्या है, फुसफुसाहटे हैं जो आप, वो कितनी ध्वनि में, जैसे आप बोलते हैं और क्या हो रहा है, तो वो होती है 30 डेसिबल की। फिर इसमें लिखा है कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि की अगर बात करें तो वो होती है 40 dB। सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि की अगर हम बात करें तो वो होती है 60 dB। फिर हम ट्रक की आवाज़ की बात करें तो 80 to 85 dB। फिर इसमें लिखा है जेट इंजन की आवाज़ 120 dB। जैसे जैसे बड़ी चीज़ आती जा रही है आपकी dB बढ़ती जा रही है। अब इसमें जेट प्लेन का उतरना 150 और dB, और फिर रॉकेट इंजन की अगर बात करें तो 180 dB, ठीक है। अब इसने कहा ध्वनि की गति से तेज़ चलने वाले जेट विमानों, मतलब ध्वनि की गति से भी तेज़ चल रहे हैं, तो इससे जो उत्पन्न शोर होता है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं। अब इसने कहा जो सोनिक बूम है ना, वो आप मैक यूनिट में व्यक्त करते हैं। मतलब इसकी जो यूनिट होती है, मतलब आप किस में उसे शो करते हैं, जैसे सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, जैसे इकाई होती है ना, वैसे इसकी जो होती है ना सोनिक बूम की, वो होती है मैक में। आप देखते हैं किसमें, मैक में। किसमें देखते हैं आप, मैक में। अब लिखा है कि वस्तुओं की ध्वनि की रफ्तार से चलती है, जो इसने कहा कि जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चल रही हैं तो उससे जो उत्पन्न हो रहा है शोर, उसे हम बोलते हैं मैक 1 कहते हैं। मतलब जो साउंड की स्पीड से चल रहा है वो आता है मैक, MAC 1, राइट। अब इसने कहा अगर ये रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से अगर 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं मैक 2। अगर ध्वनि की रफ्तार है तो मैक 1 और डबल हो गई तो मैक 2। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट बात, मतलब आप पेड़ पौधे भी अगर लगा रहे हैं तो ध्वनि प्रदूषण को कम कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पेड़ों को ग्रीन मफलर, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण
का कारण है। तो इसने कहा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जेट उड़ान से होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो शोर हो जाता है। ठीक है, अगर एक आप समझ गए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि अगर जो है वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाएं, तेज ध्वनि को जो है वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाएं, तो जो लगाए बगैर उत्पन्न करने को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। अब लिखा है अवांछनीय ध्वनि मानव वर्ग में अशांति बेचैनी उत्पन्न करती है। इकाई की बात करें तो डेसिबल है, किसके नाम पर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर है डेसिबल। और फिर है तो जेट उड़ान जो है अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जो विमान होते हैं उसको हम बोलते हैं, तो उससे जो शोर उत्पन्न होता है ना, उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। अच्छा, तो सोनिक बूम को आप किसमें, इसकी यूनिट क्या होती है, तो होती है मैक। अगर ध्वनि की स्पीड से कोई वस्तु चल रही है तो मैक 1 की स्पीड से चल रही है, और ध्वनि की स्पीड की 2 गुना चल रही है तो वो क्या है, मैक 2 की स्पीड से चल रही है। अब निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों के सरसराहट का होता है, तो मतलब वृक्ष के पत्ते जब सरसराहट होती है तो कितनी ध्वनि आती है, तो 20 डेसिबल की आती है ध्वनि। डेसिबल आपको पता है ध्वनि की क्या है, आपका यूनिट है, किसके नाम पर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर आया। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का यूज़ करते हैं, तो डेसिबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि बस इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझ। अब ग्रीन मफलर क्या है, हमने कहा वही पेड़ पौधे हैं, ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है अनियोजित औद्योगिक विकास हो गया। ठीक है, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग हो गया, यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब इसका विशालकाय हरे पौधे जो है अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में लगाए जाते हैं, जिससे ध्वनि तरंगों को क्या किया जाता है, अवशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो नियंत्रित करने वाले ये जो हरे पौधे हैं उसको हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। तो इम्पॉर्टेंट बात है, ग्रीन मफलर क्या होता है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का यूज़ किया जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण या फिर शोर से बचाव के लिए। तो गाइस नेक्स्ट है आपका मृदा प्रदूषण। तो गाइस एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मृदा प्रदूषण जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।